दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क। मैं आपके साथ काशिफ सुल्तान। आज मैं आपसे बात कराने के लिए जो बैठा हूं, ये हैं हमारे साथ डॉक्टर अमित झा, जो कि एसआरएम मेडिसिटी हॉस्पिटल शेरपुर में स्थित है, हरिद्वार रोड पर पीताम्बर फार्म्स के पास। यहाँ आते हैं, हर 15 दिन में आते हैं डॉक्टर साहब। महीने में एक बार। हाँ। महीने में एक बार डॉक्टर साहब की यहाँ पर विजिट होती है। डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट हैं डायबिटीज़ के, खास तौर से और हार्मोन्स के लिए। इनका बड़ा अच्छा नाम है, बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। अपना पूरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब खुद देंगे, मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे न्यूज़ चैनल में। हमारे दर्शकों को आपका एक इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर अमित झा हूँ और मैंने एमबीबीएस बिहार के एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर से किया और फिर मैंने अपना एमडी जो है नीलरतन सरकार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से 2007 में कंप्लीट किया। और फिर मैंने अपना सीनियर रेजिडेंसी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है देहरादून में वहाँ किया। फिर मैंने करीब 8 साल महंत इंद्रेश में अपनी सेवा दी है। और फिर इसी दौरान मैंने मेडिसिन में, मुझे इंडोक्राइनोलॉजी में इंटरेस्ट काफ़ी था, डायबिटीज़ पे काफ़ी मैं काम करना चाह रहा था। फिर मैं रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन लंदन स्थित, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डायबिटीज़ एंड इंडोक्राइनोलॉजी में 2010 के 12 के बीच में किया। और इसमें लगभग डायबिटीज़ में हमारा अनुभव 15 साल से ऊपर का है डायबिटीज़ में काम करने का। और संयोग से मेरे जो गाइड कलकत्ता में डॉक्टर बंगोपाध्याय सर हैं, वो एशिया फेम के इंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। उनके अंदर मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और उत्तराखंड में मेरे अभी रजिस्टर्ड जो मेरे डॉक्यूमेंटेड 4,500 पेशेंट हैं, जिनके ऊपर मैं डायबिटीज और थायराइड के ऊपर और अदर हार्मोन एबनॉर्मलिटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी बात सॉरी बीच में रोक के कह रहा हूँ। आपने 3 डिसीज़ ली हैं और मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ डायबिटीज़। ये कहा जाता है इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। दूसरा थायराइड, इसका भी हर दूसरे से तीसरे घर में एक पेशेंट देखने को मिलता है। एक हार्मोन्स की बात आपने की है और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से ये हो गया, ये हो गया। तो ये 3 जो आपने डिसीज़, इनमें स्पेशलिटी आपने ली है, आप क्या देखते हैं? किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, डायबिटीज के बारे में तो ये है कि पैन इंडिया, ये इसका इंसिडेंस मतलब इसके नंबर ऑफ न्यू केसेस काफ़ी मिलते जा रहे हैं। ये मुख्यतः जेनेटिक इसका कारण होता है। जेनेटिक कारण ये है कि अगर मम्मी और पिताजी में किसी एक को है, एक जनरेशन में पहले, तो बच्चे में 50% चांसेस है कि उनको डायबिटीज हो ही जाएगा। और अब जो इसका अचानक से इतना मतलब बाढ़ सा आ गया है, जो कैपिटल आप कह रहे हैं डायबिटीज का, इसके पीछे हमारी लाइफ स्टाइल जो कहते हैं, और इनएक्टिविटी और खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, और उसके अलावा जो है हमारे जो जो मेन सीरियल्स हैं उनमें पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग किया जा रहा है। और खाने के चीज़ों के बहुत मतलब रिच कैलोरीज डाइट और पिज्ज़ा बर्गर, ये फास्ट फूड जंक फूड, इन सब के कल्चर के कारण। और अब कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल लेके बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर टाइप 2 डायबिटीज हम 15 साल के बच्चों में देख रहे हैं, जबकि हम लोग के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि 30 ईयर्स से पहले होगा तो डायबिटीज टाइप 1 होगा। मैं बताना चाहूंगा, दो तरह के मेनली यानी डायबिटीज। 30 साल से पहले टाइप 1 होगा और अभी आपने बताया कि लाइफ़स्टाइल की वजह से बच्चों में 15 साल में टाइप 2 आ गया। बिल्कुल। और टाइप 2 अब हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब तो न्यू बॉर्न में ही सिर्फ टाइप 1 देखने को मिलता है। जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसका शुगर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसका रीज़न क्या होता तो है? रीजन वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण पेंक्रियाज जो होता है उसमें बीटा सेल्स होते हैं जो हमारा इंसुलिन रिलीज करता है। मेनली दो तरह के डायबिटीज होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो है इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब कि हमारे शरीर में इंसुलिन जब बनना बंद हो जाता है, तो वो जो है वो उसको हम टाइप 1 कहते हैं। और टाइप 2 जो है इसमें इंसुलिन निकलना रहता है जारी, लेकिन हमारा जो ग्लूकोज है ब्लड में ही रहता है। वो हमारा जो सेल है, हमारा मतलब एक यूनिट कहेंगे अगर पूरे शरीर का, तो इस सेल सेल होता है। तो वो जो है वो सेल तक वो जा नहीं पाता है ग्लूकोज, ब्लड वो शुगर जो है ब्लड में ही घूमता रह जाता है, जिसके कारण वो कॉम्प्लिकेशन के लिए जाना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है कॉम्प्लिकेशन के लिए जाना जाता है, कि आपने सुना होगा रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी। रेटिनोपैथी मतलब आंख के जो रेटिना है उसके पर्दे पे असर डालता है। नेफ्रोपैथी
मतलब 100 में से 60 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अगर शुगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो 4-5 साल में उसका किडनी का डैमेज करेगा, जिसको नेफ्रोपैथी कहते हैं। मतलब यूरिया, क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलना शुरू हो जाएगा, जिसका सिम्टम पेशेंट बताएगा कि झाग निकल रहा है, यूरिन में जब फ्लश करते हैं तो झाग आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये सब इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। नेफ्रोपैथी हो गया, न्यूरोपैथी हो गई, और इवन गैस्ट्रोपेरेसिस, पेट का कभी तो एकदम पेशेंट को कहेगा कि कॉन्स्टिपेशन है और अचानक कभी लूज मोशन हो जाएगा। तो डायबिटीज इज नोन फॉर, इट इज सेड दैट कि डायबिटीज जो है ये बीमारियों की माँ है। इस तरह से डायबिटीज का सबसे अब अब हमारे डॉक्टरों के बीच में, डायबिटोलॉजिस्ट के बीच में, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के बीच में चैलेंज है कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन को रोका जाए। ना शुगर कंट्रोल करना एक मकसद है, लोग जनरली इन चीज़ों से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो शुगर हमारा ठीक चल रहा है, खाली पेट 130 है, और खाने के बाद जो है हमारा 160-70 जाता है, मैं शुगर ठीक चल रहा है डॉक्टर साहब, जाइए, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके किडनी पे क्या असर पड़ रहा है। उनकी आंखों में वो नॉर्मल मान के बैठे हैं, नेफ्रोपैथी हो रही है, पेशाब में झाग आ रहा है, यूरिया भागा जा रहा है, सांस फूल रही है, वो उस कॉम्प्लिकेशन को वो इग्नोर कर देते हैं। तो हमें अब डायबिटीज में चैलेंज है कि सिर्फ कॉम्प्लिकेशन को रोकना, शुगर कंट्रोल करना एक है मकसद, लेकिन सबसे ज्यादा की कॉम्प्लिकेशन को रोकना, कि आप 100 में से जब 60 पेशेंट किडनी इफेक्ट हो रहा है तो आप अस्पताल में जा रहे हैं, आपको हफ्ते में 3 दिन जाना है डायलिसिस के लिए, और ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, ये कॉम्प्लिकेशन एक परिवार के लिए सोचिए ये कितनी बड़ी पैथेटिक कंडीशन है। तो इस मसले में और लोगों में अवेयरनेस पैदा करना कि भाई आप अपना शुगर कंट्रोल करके और अपने आप घर में बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी हम लोगों ने समस्या देखी है 15 साल के डायबिटीज के प्रैक्टिस में मैंने, कि लोग दवा लेते जाते हैं और अपना चेकअप नहीं कराते हैं। तो आपको 3 महीने में जाके डॉक्टर से जरूर मिलना है हर छोटी से छोटे कॉम्प्लिकेशन को। मतलब आप उस कंडीशन से बच सकते हैं अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है कॉम्प्लिकेशन का, तो क्योंकि दवा अब बहुत मेडिकल साइंस एडवांस है और बहुत हद तक आपको आपके लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन और दवाई से आपका कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। तो मकसद आज के डेट में डायबिटीज में कि आप कॉम्प्लिकेशन को रोकें, ये हो गया है। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना ये चाहूँगा, एक आम आदमी, मान लीजिए मैं, मुझे कैसे पता चले कि डायबिटीज़ का असर आना शुरू हो गया है? देखिए, मुख्यतः डायबिटीज में जो लक्षण आते हैं, प्यास लगना, बार बार प्यास लगेगी बहुत, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार पेशाब आना। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में इस तरह के आता है कि हर जगह खुजली हो रही है, वो फोड़े फुंसियाँ बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कोई और खास सिम्टम नहीं आ रहा, बार बार उसको ये मतलब फुंसी बार बार हो जा रही है, घाव बार बार हो रहा है, घाव कोई है तो वो सूख नहीं रहा है, इस तरह के सिम्टम। और मान के चलिए कि 50% पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, जिसको मालूम ही नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कहीं गया, किसी ने शुगर का कैंप लगा हुआ है, शुगर चेक किया तो 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, इस तरह से। मोर देन 50% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं। मुख्यतः इनमें आता है कि बार बार पेशाब आना, प्यास लगना, खुजली बार बार होना, कहीं घाव बार बार होना, घाव का भरना नहीं, ये सब इनके मुख्यतः लक्षण है। तो रेगुलर चेकअप हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं हर पेशेंट को कि साल में आप 2 बार अपने पूरे शरीर की जांच डॉक्टरी सलाह से कराया करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई लक्षण नहीं है पेशेंट में, पेशेंट नॉर्मल मान रहा है अपने आप को, बीपी, आप पोस्ट कोविड के बाद तो मैंने 220 और 180, ऊपर का सिस्टोलिक 220 और 180 और शुगर 600, और वो पेशेंट चल के आ रहा है। हमारी किताब में लिखा है कि 180 से ऊपर बीपी वाला आदमी जो है आपके वो स्ट्रेचर पे आएगा, पैदल चल के तो आपके वो ओपीडी में नहीं आएगा। हम लोग इमरजेंसी में देखते हैं, लेकिन कोविड के बाद ऐसी कंडीशन आई है क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ स्टेरॉइड हुआ है, वायरल पोस्ट वायरल जो कंडीशन है उसके कारण कोविड की संख्या 150% बढ़ गई है। कोविड के बाद डायबिटीज और हाइपरटेंशन, बीपी और शुगर की मरीज की संख्या 150% तक अभी तक का रिसर्च बता रहा है कि बढ़ गया है, ये बढ़ चुका सर, ये तो डायबिटीज़ के बारे में बात हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ, आपने एक और नाम लिया थायराइड।
थायराइड के लिए भी मैं बहुत बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, कुछ ना कुछ चल ही रहा है और मैं मान के चलूँ तो 10 साल के अंदर मैंने थायराइड के बारे में इतना ज़्यादा सुन लिया है, कि ऐसा लगने लगा जैसे फ़ीवर हो जाता है, उसे फ़ीवर हो गया, उसे ज़ुकाम हो गया, तो थायराइड ऐसे हो रहा है। ये क्या होता है थायराइड, कैसे इसका पता चलता है? देखिए थायराइड जो है यहाँ पे 2 तरह के थायराइड पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। ये हमारी गले में एक ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड है वो। वो एक हार्मोन सिक्रीशन करता है जिसका नाम है थायरॉक्सिन। तो ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, ये बनता है हमारे थायराइड ग्लैंड में। लेकिन उसके लिए वो एसेंशियल मटेरियल जो है वो लेता है हम अपनी जो फल और सब्जी और जो भी खाने की चीज़ें हैं, उनमें सेलेनियम और वो सब जो ज़रूरी है उस हार्मोन को बनाने के लिए, वो खाने की चीज़ों से आती है। लेकिन अमूमन ये है कि इस तरह की प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो है यहाँ पे इसलिए ज़्यादा है कि यहाँ के ये बेल्ट जो है सब हिमालयन बेल्ट है। उत्तराखंड, हिमाचल ये सब सब हिमालयन बेल्ट है। और यहाँ पे क्या है कि पानी का जो फोर्स है ये जो है वो वॉश आउट हो जाता है, जो एसेंशियल चीज हम थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए है। तो यहाँ आपको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म जो यहाँ पे है वो हाइपो और एक हाइपर, मतलब हार्मोन दो तरह से, एक तो या तो जरूरत से ज्यादा बन रहा है उस कंडीशन को हाइपर बोलते हैं। तो वो अमूमन आप मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो दुबला पतला होने वाला, मतलब मैं सुनता हूँ कि किसी का वज़न बहुत बढ़ गया है और कोई बहुत ज़्यादा सूखता जा रहा है, 2 सूखता तरफ। जा रहा है, तो वो सूखने के टाइप का जो होता है वो प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म है वो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बने हुए हैं जिसके कारण उसका ग्रोथ हो रहा है, एक्सेस हार्मोन वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो और एक दूसरा जो यहाँ सबसे कॉमन है वो है हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें हार्मोन की जिस अमाउंट में हमारे शरीर को जरूरत है उस अमाउंट में ये बन नहीं पाता है, क्योंकि ये सब हिमालयन बेल्ट में इसका प्रिविलेंस, मतलब इसका नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए इस बेल्ट में आप सब हिमालयन बेल्ट अप टू सहारनपुर तक आप देखेंगे जो ये सब हिमालयन बेल्ट है। तो इसमें जो है वॉश आउट हो जाता है, यहाँ की वेजिटेबल्स में वो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए हार्मोन बनाने के लिए उसकी कमी होती है, जिसके कारण कि यहाँ पे इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो हमें ज्यादातर यहाँ पे प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म के ही केसेस मिलते हैं, जिसमें वजन बढ़ जाता है, कमजोरी सी लगती है, क्योंकि वो हार्मोन हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। उसको हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बीएमआर को मेंटेन करता है, वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो आपको शरीर को चाहिए चलने के लिए, वो सारा कुछ हार्मोन में मैनेज करता है। तो उसका जो है कि भाई एक तो आप अपना उसका वेट के मैनेज करना है कि उसमें भी लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आपको दवा जो है इसेंशियली रेगुलरली आपको लेना चाहिए। और उसमें वेट के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है। और वो हम लोग वो प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को जो है रेगुलर एक्सरसाइज के लिए। और ये कहते हैं कि भाई इसको सुबह सुबह लिया करिए, एक इसको नॉर्मल पानी के साथ लीजिए, कोई गर्म पानी के साथ लेते तो हार्मोन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और उसका एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है, तो हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक आप दवा लेने के बाद कुछ खाना ना खाएं, या चाय कॉफी गर्म पानी ये सब ना लें, क्योंकि वो हार्मोन को एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। और बाकी अपना वेट को मेंटेन करें, क्योंकि वो ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। ज्यादातर देखिए आपको वो वीकनेस, उसके बाद स्किन में पफीनेस, मतलब कि सूजा सूजा मेरा चेहरा रहता है, और लेथार्जिक, मतलब बहुत ही कमजोरी सी फील होती है, लक्षण ज्यादातर यही से आते हैं। और आपको उसके लिए टेस्ट वगैरह करा के रूटीन टेस्ट में आ जाता है वो। तो उसमें वो थायराइड T3 T4 TSH ये उसका वैल्यू होता है, उसको उसके रेंज में होना चाहिए। 5.5 मतलब माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से नीचे रहे, 2 से लेके 5.5 के बीच में अगर रह रहा है तो ठीक है। अगर TSH बहुत नीचे गया तो हाइपरथायराइडिज्म है, उनके प्रेवलेंस कम है इस रीजन में। हाइपरथायराइडिज्म का केसेस होते हैं, मिलते हैं, लेकिन लेकिन उसकी अनुपात में ये कम। तो हाइपोथायराइडिज्म में मेनली आपको, मतलब क्योंकि यहाँ पे ये होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट में वो डिफिशियंसी रहती है आपके खाने की चीज़ों में। इसलिए इसका रेगुलर चेकअप, अगर अनयूजुअली वेट बढ़ रहा है, जब आप सब वर्कआउट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वेट आपका बढ़ता जा रहा है, बाल गिरना शुरू हो जा रहा है, चेहरे के ऊपर सूजन रहती है, पैर के नीचे पैर में सूजन आ जाता है, तो ये सब अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं
तो तुरंत के तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसके बाद उसका जांच वगैरह करा के उसका प्रॉपर उसकी दवाई लेनी चाहिए। दोस्तों अभी आपने दो चीज़ें सुनी, डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे से समझाया, दूसरा बताया थायराइड के बारे में। अब एक पॉइंट और रह जाता है जिसका स्पेशलिस्ट है डॉक्टर साहब, हार्मोन्स, यानी डायबिटीज़, थायराइड और हार्मोन्स, तीन चीज़ों में ज़्यादा स्पेशलिटी डॉक्टर साहब की है। तो अब हार्मोन्स के बारे में डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस क्या है, बहुत सुनने में आता है और कई चीज़ों में आता है, ईडी में भी आता है। वैसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि मूड स्विंग कर रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी मूड ऑफ है, कि हार्मोन्स का कुछ मैटर है, क्या है ये? देखिए, हार्मोन हमारे शरीर में एक बहुत ही कम मात्रा में सिक्रीट होने वाला विभिन्न प्रकार के ग्लैंड से है। जैसे मैंने थायराइड के बारे में बताया, जी। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऐसे ही हमारे शरीर में और भी बहुत सारे हार्मोन हैं जो एसेंशियल है, जिसमें कि सबसे पहली बात हम करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। जो हमारा एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन में है, वो एक ग्लैंड है जो हमारा ग्रोथ हार्मोन, जो हम शरीर जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद वो बड़ा होना शुरू होता है, तो उसमें वो ग्रोथ हार्मोन का रोल है। वो मतलब मेटाबॉलिज्म में ग्रोथ हार्मोन। तो वही बात इसमें होती है कि दो कंडी, एक यू थायराइड मतलब यू मतलब यू कहिए कि ये एक सही मात्रा में सही समय पे निकल रहा है। तो इसमें दो तरह की एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या तो वो उसका जो अमाउंट निकलना चाहिए जितनी जरूरत है हमारे शरीर को, वो अमाउंट ना निकल रहा हो, और इससे ज्यादा हो सकता है कि ये एक्सेस निकल रहा हो। तो इसमें क्या होगा, जिसको कम निकल रहा है वो अंडर ग्रोथ, जो अब होना चाहिए 17 साल के एज में, वो दिख रहा है बच्चा 10 साल का। ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में कभी पिट्यूटरी का ट्यूमर हो गया, उसके कारण वो एक्सेस अमाउंट में निकलने लगे, तो वो लड़का जो है जो 10 साल का दिखना चाहिए, अभी वो जो लड़का गया था तो उसको यही शक हो रहा था कि एक्रोमेगाली हो गई। जैसे आपने देखा होगा WWF का एक खली है, जी हाँ, जी हाँ। तो वो एक्रोमेगाली है, उसका ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में निकल रहा है, तो उसके बोन्स और उसके स्कल सब बहुत ज्यादा, टाइम से पहले हाइट बढ़ जाना, लंबा चौड़ा हो जाना या मैच्योर हो जाना, एक उसमें अगर वो कम निकल रहा है तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। हाइट रुक गई हाइट रुक गई और तो उसका जो मतलब मसल मास होना चाहिए वो सब नहीं होता है। तो ये तो एक ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड हो गया। इसके अलावा जो हार्मोन हमारे और शरीर में है, जैसे कि सेक्सुअल फंक्शन के लिए हमारे लिए टेस्टोस्टेरोन है। जी हाँ, ये मेल में भी निकलता है, फीमेल भी में। टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर आपका वो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन और ये सब तरह की बीमारियां बहुत पेशेंट में आने की संभावना रहती है। तो टेस्टोस्टेरोन ये भी हार्मोन है जो हमारे टेस्टिकल से निकलते हैं। फीमेल्स में भी निकलती हैं, वो ओवरी के थ्रू निकलती हैं, जैसे उसमें एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, जो हमारे प्रेगनेंसी में रेगुलेट करते हैं। और उसके अलावा ये मूड स्विंग। मूड स्विंग होना, देखिए ये जो है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे जैसे एज हो जाने के बाद, जब औरत की माहवारी 40-45 साल के बाद औरत की माहवारी आना बंद हो जाता है, जिससे कि हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू होता है। तो उसके बाद काफी सारा वो पैरों में जलन, और उसके बाद मूड स्विंग्स, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आप देखते होंगे कि फीमेल में काफी मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल है। लैक्टेशन के लिए ये लेक्टिन करके हार्मोन आता है, वो रिलीज होता है, जिसके कारण बच्चे को फीड करा पाती है, दूध का प्रोडक्शन होता है फीमेल में। तो इन सब का ओवर ज्यादा और या कम, इनसे ये विकृति पैदा होती है, उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग हार्मोन के थ्रू, हार्मोन थेरेपी है उसके थ्रू हम लोग करते हैं। तो यही इसमें हार्मोन में डिसऑर्डर्स बहुत हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही लिमिट में आती है, मतलब कि लाखों में एक या दो केसेस ऐसे मिलते हैं। लेकिन ये इनका प्रिवेलेंस अभी इतना नहीं है, लेकिन मतलब नोटिस करना जरूरी है इस बात के लिए। और ये अमूमन जानलेवा नहीं होता है, बहुत ही कम सिम्टम्स के साथ लोग रिपोर्ट करते हैं। अब खली है अब नॉर्मल दिख रहा है लेकिन जिंदा तो है। जिंदा, बिल्कुल सही बात। ये है बस, लाइफ की क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो जाती है। अब चेंज हो जाता अंडर ग्रोथ है, ग्रोथ हार्मोन कम मिला है, तो वो अब दो दिव्यांग वर्ड यूज करते हैं, है, बिल्कुल। उस तरह से वो जीवन व्यतीत कर सकता है, लेकिन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इस तरह का है, लेकिन है कि रेयर डिजीज है, इतना कॉमन नहीं है जितना कि थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म मैंने आपको जो बताया, डायबिटीज, ये सबसे बड़ी चीज है कि आज के डेट के लिए वो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग है। तो हमारा
फोकस मेनली अभी अभी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना कि वह डायबिटीज सिर्फ शुगर कंट्रोल करके आप ग्लूकोमीटर से चेक करके आप खुश हो जा रहे हैं। तो आप अपने उसके कॉम्प्लिकेशन की तरफ भी ध्यान दीजिए, उससे ही आपका वो शुगर कंट्रोल है और कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं। आपकी लाइफ तो मतलब पहले जैसे नहीं हो सकती, लेकिन पहले से बेहतर शुगर होने के बाद भी मतलब उसको हम लोग एक टर्म मेडिकल टर्म में यूज करते हैं, PQLI, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मतलब जो व्यक्ति है शुगर, आप उसकी सारी की सारी समस्याएं दूर नहीं कर सकते, लेकिन लाइफ उसकी बेहतर बना सकते हैं। उसकी हॉस्पिटल एड, अब हॉस्पिटल में उसकी हफ्ते में वो 3 दिन डायलिसिस के लिए जा रहा है, वो स्थिति नहीं आएगी। तो दोस्तों आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने 3 डिसीज़ जिनमें डायबिटीज़ और थायराइड मेन है, इन दोनों के बारे में बड़े अच्छे से समझाया और क्यों होती है, कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्या इसमें ध्यान रखना चाहिए, तीसरा हार्मोन से रिलेटेड भी जो डॉक्टर साहब ने बताया वो सब। आगे भी हम डॉक्टर साहब से मिलते रहेंगे और जानते रहेंगे नई-नई चीज़ों के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।